गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा एजाज पटेल। तो बाएं हाथ के स्पिनर है एजाज पटेल। अभी 4 दिसंबर को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर के इन्होंने इतिहास रच दिया। एजाज पटेल ये न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। तो इस तरह से वो जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। चलो मुझे बताओ, अभी वुमेन्स बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? स्मृति मंधाना। अभी 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज बने थे इंग्लैंड के जो रूट। अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी मिताली राज। उसके अलावा सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन है? शेफाली वर्मा। स्मृति मंदाना याद होगा पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। और बताओ, एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? एमी हंटर है, ये आयरलैंड से हैं। बाकी 2-3 नाम आप और याद रखो। अभी रवि शास्त्री के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच चुने गए राहुल द्रविड़। अभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के मुख्य कोच बने वीवीएस लक्ष्मण। और आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने सौरव गांगुली। और आईसीसी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, अभी इसके नए सीईओ कौन बन गए? जियोफ एलार्डिस। चेयरमैन तो ग्रेग बार्कले हैं। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की? तो आंसर होगा फेडरल बैंक ने। तो अभी फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए एक सुविधा संपन्न बचत बैंक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इस बचत योजना को महिला मित्र प्लस नाम दिया गया। तो इस योजना को महिलाओं के लिए वित्तीय योजना और निवेश को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। देखो, फेडरल बैंक की बात करते हैं, स्थापना होती है इसकी 23 अप्रैल 1931 में। हेडक्वार्टर केरल में है। सीईओ श्याम श्रीनिवासन है। टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फेडरल बैंक इसने फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट भी लॉन्च किया था। बाकी एचएसबीसी इंडिया, इसने रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आईसीआईसीआई बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया। और कोटक महिंद्रा बैंक ये देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करेगा। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी और खिताब 2021 जीता? तो आंसर होगा एलेक्सिया पुटेलस। एलेक्सिया पुटेलस ये स्पेन की हैं, जिन्होंने महिला बैलन डी और खिताब 2021 को जीत लिया है। और अभी हमने पढ़ा भी था, पुरुषों का बैलन डी और खिताब किसने जीता? लियोनेल मेसी ने 7वीं बार उन्होंने ये खिताब जीता है, सबसे ज़्यादा बार। तो ये जो खिताब है ये हर साल क्लब या राष्ट्रीय टीम में शानदार प्रदर्शन करने वाले फुटबॉलर को दिया जाता है। इस साल इस अवार्ड का 65वां यानी कि 65th एडिशन है, संस्करण है। इसकी शुरुआत 1956 से हुई। पहली बार इसे स्टैनली मैथ्यूज को दिया गया। वैसे तो पहले इसे केवल पुरुषों को दिया जाता था, लेकिन 2018 से महिला फुटबॉलर्स को भी ये दिया जा रहा है। तो इस बार दिया गया एलेक्सिया पुटेलस को। ये है तो स्पेन की, लेकिन किस फुटबॉल क्लब के लिए खेलती है, किस टीम के लिए खेलती है? तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की मिडफील्डर है ये। चलो बताओ, विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम अभी लॉन्च किया था किस राज्य ने? उड़ीसा ने। अभी डूरंड कप किसने जीता? फुटबॉल क्लब गोवा ने। कोलकाता में हुआ था ये। अभी फीफा रैंकिंग आई थी, उसमें भारत 106 नंबर पे रहा। टॉप पे बेल्जियम रहा। और बताओ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 को जीता भारत ने, नेपाल को हरा के। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप आप जानते हो कतर दोहा में होगा। अभी कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता? अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 जीता इटली ने। और बाइचिंग भूटिया के नाम पे स्टेडियम भी बनाया जा रहा है नामची सिक्किम में। और एएफसी महिला एशिया कप 2022 ये मुंबई और पुणे में होगा। बाकी फीफा से 2 पॉइंट याद रखो। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किनारा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा रविंद्र जडेजा को। तो बेंगलुरु स्थित फिनटेक फर्म है किनारा कैपिटल। इसने भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
देखो, एम्बेसडर से आपको याद होगा, अभी संजय दत्त जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश के एम्बेसडर बने थे। सोनू सूद पंजाब में कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सलमान खान महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण के राजदूत बने थे। अक्षय कुमार, ये बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माई लैब, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी फ्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने मनोज बाजपेयी। स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने केएल राहुल। नीरज चोपड़ा ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने। भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर बने थे इम्तियाज अली। फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। अभी रानी रामपाल और स्मृति मंदाना ब्रांड एम्बेसडर बनी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। और मीराबाई चानू वेटलिफ्टर हैं, ये एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी और एडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी। एमवे इंडिया से याद आएगा, अभी अमिताभ बच्चन ये एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और ये क्रिप्टो एक्सचेंज कोइन DCX के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और क्रिप्टो से याद आएगा आपको रणवीर सिंह, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने। और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। मास्टर कार्ड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने मैग्नस कार्लसन, चेस के नंबर 1 प्लेयर हैं, ये नॉर्वे से हैं। भारत के पहले F1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन ये JK टायर्स एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। चलो बताओ, उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी कौन? कंगना रनौत। तो ये नाम भी आप याद रखना, ये सारे न्यूज़ में थे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो अभी IDFC फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। ये देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड है। इसे वीजा के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। तो फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिट एक आजीवन निशुल्क कार्ड है जो विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है जो बैंक के फर्स्ट प्राइवेट कार्यक्रम प्रीमियम बचत और धन की पेशकश का हिस्सा है। IDFC फर्स्ट बैंक स्थापना होती है सन 2015 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके CEO V वेदनाथन है। बाकी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया, मतलब आप अपना इसमें जो भी अकाउंट नंबर होगा उसके कुछ डिजिट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकोगे, चुन सकोगे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, NRI ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना। उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट शुरू किया जिसका नाम रखा गरिमा। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में कहाँ दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा गोरखपुर। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आकाशवाणी के 3 FM स्टेशनों का भी उद्घाटन किया गया। ये उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन का दूसरा अर्थ स्टेशन होगा और इसे 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये जो अर्थ स्टेशन है ये स्थानीय स्तर पर उत्पन्न कार्यक्रमों को दुनिया भर में DTH के माध्यम से सीधा प्रसारण करने में सक्षम बनाएगा। अच्छा, वाराणसी से अभी आपको याद आता होगा, रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनेगा वाराणसी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में वैश्विक प्लास्टिक कचरे में सबसे बड़ा योगकर्ता कौन सा देश है? तो आंसर होगा USA। अभी 1 दिसंबर 2021 को संघीय सरकार को सौंपी गई एक नई रिपोर्ट के अनुसार USA दुनिया में वैश्विक प्लास्टिक कचरे में अब तक का सबसे बड़ा योगकर्ता है। कुल मिलाकर बात करें तो अमेरिका ने 2016 में प्लास्टिक कचरे में लगभग 42 मिलियन मैट्रिक टन का योगदान दिया, जो कि चीन के 2 गुने से भी ज्यादा है। तो पहले स्थान पर USA, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर बताया गया साउथ कोरिया को। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 दिसंबर को। तो हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 2014 में मनाया गया था। थीम क्या रही? मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना। हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। वैसे आपको एक और डे याद रखना चाहिए,
वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। तो कब मनाया जाता है ये दिन? 17 जून को। बाकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी आपको याद आना चाहिए, जिसकी शुरुआत होती है 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से? राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। इंग्लिश में बोलेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसकी थीम क्या रही? स्वस्थ धरा खेत हरा। वैसे 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। थीम रही वॉलेंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। बाकी अगर दिसंबर में इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से मनाए ये बात करेंगे तो देखो, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया। 1 दिसंबर को ही नागालैंड ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ ने 57वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह है। 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया। 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स के रूप में भी मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को ही वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया। इसकी थीम क्या रही? मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना। हॉल्ट सॉल्यूशन सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। और 6 दिसंबर को याद रखना, भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस के रूप में मना रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए किस वर्ष तक देश में 9 परमाणु रिएक्टर होंगे? तो आंसर होगा 2024। तो देश में 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर होंगे। उसके अलावा एक नई परमाणु परियोजना उत्तर भारत में पहली और दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखपुर में आएगी। अभी सरकार ने राज्यसभा में इसको सूचित किया। तो साल 2024 तक भारत में कितने? 9 परमाणु रिएक्टर होंगे और 12 नए अतिरिक्त रिएक्टर होंगे, जिन्हें 9000 मेगावाट की क्षमता के साथ कोविड के समय में मंजूरी दी गई थी। उसके अलावा भारत अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 1/3 काम करने के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम पर भरोसा कर रहा है। बाकी देखो, कल पक्कम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहीं पे आपको कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका गुजरात में है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको राजस्थान में। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 दिसंबर को। तो सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों के महत्व को पहचानने के लिए 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे 2020 में पहली बार मनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन रहा है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी हाल ही में जारी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार गुजरात देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है और इस प्रकार गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। डेटा के अनुसार बात करेंगे तो गुजरात का ग्रोस वैल्यू एडिशन वित्त वर्ष 2012 से 2020 तक सालाना आधार पर 15.19% बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अच्छा, ग्रोस वैल्यू एडिशन की बात करेंगे तो ये एक इकोनॉमिक मैट्रिक है जो कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को मापता है। अब बात यहाँ पे गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र है अमित शाह का, जो कि आपके गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी आपको याद होगा गुजरात के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया था। गुजरात ने गो ग्रीन योजना भी शुरू की थी। वतन प्रेम योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और गुजरात के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट ने सभी अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण ये यूट्यूब पर करने वाला ये पहला हाईकोर्ट भी बना था। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। गुजरात ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। बताओ गुजरात के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो 4 हैं।
अभी चौथा बना था धोलावीरा, जिसका स्थानीय नाम है कोटदाडा टिम्बा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है ये। और इससे पहले 39 नंबर का बना था तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। बताओ भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनेगा कहां पे? गांधीनगर में। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनेगी केवड़िया, गुजरात। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा अहमदाबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना अहमदाबाद शहर में, जिसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। और नरेंद्र मोदी से याद आएगा, गुजरात में स्थित विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ये अध्यक्ष बने और इस पद को संभालने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले थे मोरारजी देसाई। बताओ ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया गुजरात ने? कमलम कर दिया। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया गुजरात के लोथल में। भारत का पहला डायनासोर पार्क व म्यूजियम बना गुजरात में महिसागर जिले में। और देश का पहला प्रवासी सेल ये सूरत में खोला गया। सूरत जिस तापी नदी के किनारे स्थित है, जिसे सिल्क सिटी या डायमंड सिटी भी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने फ्रांस के साथ रिकॉर्ड 80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 14 अरब यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये राफेल जेट के लिए अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर है। अच्छा, फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदने वाला पहला देश कौन सा रहा था? इजिप्ट रहा था। उसने कितने खरीदे थे? 24। भारत ने भी खरीदे। कितने? 36 का ऑर्डर दिया है। और इसे फ्रांस की किस कंपनी ने बनाया? दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी? तो आंसर होगा गीता गोपीनाथ, जो कि आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। गीता गोपीनाथ ये अब आईएमएफ की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगी। वैसे आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, वहां पे वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइज। और इन सभी क्वेश्चंस की क्विज और इसकी पीडीएफ भी आपको आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। वहां जाके अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू अगेन।